और इसका जो है किनारा ये हो गया, इसका केंद्र हो गया, और इसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली इसको जो है वक्रता केंद्र कहेंगे, और ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, यानी जब कोई प्रकाश किरणें किसी सतह पे पड़ती है और फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन। तो आज का क्लास होगा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो आज के जो प्रमुख बिंदु होगा, अपवर्तन का जो प्रमुख बिंदु होगा वह होगा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या, पार्श्विक विस्थापन, अपवर्तनांक और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, ये प्रिज्म क्या है और उसको ये जो है ये प्रकाश को किस प्रकार जो अपवर्तित करता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम लोग लेंस पर फोकस करेंगे कि लेंस कितने होते हैं, लेंस किसे कहा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद में जो है लेंस में लेंस के ये मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और फोकस दूरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है गोलीय लेंस यानी लेंस में प्रतिबिंब का बनना, लेंस में प्रतिबिंब का बनना, और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, उसके बाद लेंस का सूत्र, आवर्धन और लेंस की क्षमता। इन सारे जो है बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले अपवर्तन से कि अपवर्तन क्या है। पहला जो है अपवर्तन, तो परावर्तन तो प्रीवियस क्लास में हम जान चुके हैं और इसके सारे जो है टॉपिकों पर चर्चा हो चुकी है। आज का जो टॉपिक है अपवर्तन जो है, इसके सभी टॉपिक पे चर्चा किया जाएगा। तो अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यह जो है अपने लंब के अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है यानी मुड़ जाता है। इसे ही हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो इसका है कि जब, अब दूसरे तरह से कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो माध्यम, अब जो है माध्यम कितने होते हैं? तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के आधार पर माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम, ये सघन माध्यम और विरल माध्यम दो प्रकार के माध्यम होते हैं। तो जिसमें प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसको सघन माध्यम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सघन माध्यम। तो अब प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अब किस माध्यम में कितना होता है इसका मापन किया गया है।
कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वह 3 लाख किलोमीटर चलती है। तो सबसे तेज गति हुआ। लेकिन जो है पूछा जाता है कि सबसे तेज चलने वाला क्या चीज है, सबसे तेज क्या चीज चलता है? तो प्रकाश तो 3 लाख किलोमीटर चलता है पर सेकेंड। तो अब जो है इससे ज्यादा तेज कोई चलने वाला पदार्थ होगा, तो इससे ज्यादा चलने वाला कोई चीज नहीं है। लाइट, बिजली का जो है इलेक्ट्रिक, ये भी काफी तेज चलता है। लेकिन सबसे तेज अगर चलता है तो मन चलता है। हमारा मन जो है सबसे तेज चलता है। इसका जो है किलोमीटर लिमिट नहीं है कि कितना दूर चलेगा, ये हमारे मन पर है कि मन की चाल कितना है। अभी अमेरिका के बारे में सोचेंगे तो इसका रफ्तार बढ़ जाएगा, सेकेंडों में अमेरिका चला गया। अभी गांव के बारे में पढ़ेंगे तो जो है गांव के बारे में सोचेंगे तो हमारा मन गांव पे चला गया, तो गांव की जो दूरी है कम है। तो मन की गति जो है सबसे अधिक होती है, उसके बाद जो है प्रकाश की गति है। तो प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है निर्वात में, जहां कुछ भी नहीं है, जहां पे वायु नहीं है वहां पे इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर होता है। वायु में थोड़ा सा कम होता है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर पानी में प्रकाश की चाल 2.25 लाख किलोमीटर होता है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 लाख किलोमीटर होता है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश की चाल जो है जिस माध्यम में अधिक होता है उसको विरल माध्यम, और जिस माध्यम में कम होता है उसको सघन माध्यम कहते हैं। अब बात आती है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या का, अपवर्तन के बारे में पढ़ने के लिए कुछ प्रमुख बिंदु है जिसको हमको जानना आवश्यक होता है। इसमें जो है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह जो है अपने पथ से जो है विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो ये जो किरण है जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है इसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित, आपतित किरण। और ये जिस बिंदु पर पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। और उसके बाद वाले जो है अपवर्तित किरण, इसको कहा जाता है अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कहते हैं। और ये जो आपतन बिंदु पर खींचा गया ये लंब होता है इसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के साथ जो एंगल बनता है इसको आपतन कोण, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है इसको अपवर्तन कोण, अपवर्तन, अपवर्तन कोण कहते हैं। ये जो है इसका व्याख्या मतलब जो है इसके बारे में पढ़ने के लिए, अपवर्तन के बारे में पढ़ने के लिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण के बारे में जानना आवश्यक है। तब जाके हम जो है अपवर्तन के नियम को पढ़ पाएंगे।
अब है विस्थापन। विस्थापन किसको कहते हैं? जो है विस्थापन के बारे में अब पढ़ेंगे कि अपवर्तन में जो क्या होता है कि एक ये तो हो गया। अब विस्थापन, जब आपतित किरण जब कोई किरण किसी कांच के सिल्ली पे पड़ती है, कांच के सिल्ली पे पड़ती है, तब क्या होता है कि ये जो है आपतित किरण और निर्गत किरण, इसको निर्गत किरण कहते हैं। जब वह सिल्ली से प्रकाश की किरणें निकलती है जो, उसको निर्गत किरण, और आकर जिस पर पड़ती है उसको आपतित किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो है एक लंबवत दूरी होती है। इस लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब ये पार्श्विक विस्थापन दो चीज पर निर्भर करती है। एक तो कांच की सिल्ली पे जो माध्यम है उसके माध्यम की मोटाई पर निर्भर करती है। मोटाई जितना अधिक होगा पार्श्विक विस्थापन उतने ही कम होगा। हम जब जो है कांच कांच के खिड़की से जब हम देखते हैं तो उसमें पार्श्विक विस्थापन ना के बराबर महसूस होता है, क्योंकि कांच की खिड़की का जो ये मोटाई होता है काफी कम होता है। यही जो है ये थोड़ा ज्यादा होगा तो पार्श्विक विस्थापन महसूस हो सकता है। तो अब ये जो है पार्श्विक विस्थापन एक तो जो है कांच की जो मोटाई है इस पर निर्भर करता है, और एक जो है आपतित जो है आपतन कोण के ऊपर निर्भर करता है कि आपतन कोण जितना जो है अधिक होगा जो है पार्श्विक विस्थापन उतना ही अधिक होती है। पार्श्विक विस्थापन उतना ही अधिक होती है। अब जो है हम पढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखिए कि आपतित किरण है और अभिलंब है। जब कांच में प्रवेश करती है तो वायु जो है विरल माध्यम है क्योंकि इसमें चाल जो है 3 लाख है, और कांच सघन माध्यम है क्योंकि इसमें चाल जो है 2 लाख है। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये लंब से दूर हट जाती है, जबकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये लंब की तरफ मुड़ जाती है। इसी को हम जो है अपवर्तन के अब जो है अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन के। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इसका 2 नियम है। पहला नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरणें किसी माध्यम के किसी बिंदु पर पड़ती है, किसी माध्यम के किसी बिंदु पर पड़ती है तो वह उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तथा इस किरण को जो है आपतन किरण कहते हैं। आपतन किरण। और जब और इससे जब आगे बढ़ता है तो ये अपवर्तित किरण कहलाती है। अपवर्तित किरण, ठीक है। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, अभिलंब, लंब, अभिलंब, अभिलंब कहते हैं। बहुत। तो पहला नियम कहता है, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है।
तीनों एक तल में होता है। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा नियम क्या कहता है? पहला नियम कि आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा कहता है कि जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण, अभिलंब तथा आपतित किरण के द्वारा बना हुआ कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये दोनों जो है का अनुपात हमेशा नियत बना रहता है। ये जो है अपवर्तन का दूसरा नियम है। आप अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों जो है समान बना रहता है। अब जो है ये अपवर्तन के नियम हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिज्म। प्रिज्म 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 जो है ये सतह है और ये भी सतह है। ये दोनों सतहों के जो जब प्रिज्म, अब प्रिज्म किसको कहते हैं? तो दो समतल सतह जब किसी कोण पर झुका हुआ होता है तो उसके अंदर का पारदर्शी पदार्थ को हम प्रिज्म कहते हैं। यानी प्रिज्म जब कोई दो सतह है, समतल सतह किसी एंगल पर झुका हुआ दो समतल सतह के बीच के पारदर्शिक माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म के कुछ पद होते हैं, जैसे प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का प्रकाशीय कोण, कोण ये जो है दोनों समतल सतह है जिस जिस एक दूसरे से मिलने वाली सरल रेखा को कोण कहते हैं। यानी ये वाला जो ए डैश होगा ये प्रिज्म का कोण कहलाएगा। और ये जो एंगल है जिस एंगल पर ये झुका हुआ है उसको प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण कहते हैं। और इसके जो मान लो कि बी सी और बी डैश सी डैश, तो बी सी और बी डैश सी डैश को आधार कहेंगे। ये प्रिज्म का आधार है। और प्रिज्म हम जानते हैं कि प्रिज्म पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसको वो 7 रंगों में विभक्त कर देता है, बांट देता है। बैनिया हपीनाला, बैगनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये जो है बैनिया हपीनाला यानी 7 रंगों में यह विभक्त करता है। और प्रत्येक रंग का जो है आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात जो है हमेशा नियत बना रहता है, स्थिर रहता है। तो ये हमारा प्रिज्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बाद लेंस के बारे में। प्रिज्म के बाद हम जो है लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस, अब ये लेंस क्या है? लेंस क्या है? तो पारदर्शिक पदार्थों का वह टुकड़ा जो दो जो जिसके बाहरी सतह एक ज्यामितीय सतह ज्यामितीय
जिसका बाहरी सतह ज्यामितीय हो उसको हम जो है लेंस कहते हैं। लेंस किसको कहेंगे? लेंस पारदर्शी पदार्थों का वह टुकड़ा जो जिसके बाहरी सतह ज्यामितीय क्षेत्र से घिरा होता है उसको हम लेंस कहते हैं। और लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस का भी तीन प्रकार है और अवतल लेंस का भी तीन प्रकार है। वो है उत्तलोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। उसी प्रकार अवतल का है कि जो है अवतलालोत्तल और समतलोत्तल, समतला अवतल और उत्तला अवतल। ये दोनों का अलग अलग तीन रूप होता है। तो हम मुख्यतः उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो है ये लेंस के वक्रता केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रकाश केंद्र और फोकस बिंदु और फोकस दूरी इत्यादि के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि उत्तल लेंस की बाहरी सतह से घिरा हुआ गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के बाहरी किनारा से घिरा हुआ क्षेत्र, गोला क्षेत्र ये केंद्र को ये जो है वक्रता केंद्र कहेंगे। अब ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, ये हम छोटा में बना दिए। और इसका जो है किनारा ये हो गया, इसका केंद्र हो गया। और इसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली इसको जो है वक्रता केंद्र कहेंगे। और ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र का वह बिंदु जिससे पे आने वाली प्रकाश किरणें बिना परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के वह जो है गमन कर जाती है, निकल जाती है, तो उसे हम जो है क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र। इसको हम प्रकाश केंद्र कहते हैं। और प्रकाश केंद्र और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब जो है इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब जो है उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण, ठीक है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उसको हम फोकस बिंदु कहते हैं। उसको फोकस बिंदु, उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। और ये जो है प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी। अवतल लेंस में क्या होता है? ये अवतल लेंस है। यहाँ उत्तल लेंस, इसको बना दे।
ये उत्तल लेंस है और ये जो है अवतल लेंस है। उत्तल लेंस का बाहरी किनारा से के अपेक्षा जो बीच का किनारा होता है वो मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस में बाहरी किनारा के तुलना में उसके बीच का किनारा पतला होता है, बीच का जो मोटाई होता है कम होता है। तो इसको उत्तल और इसको अवतल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस में जो है फोकस दूरी हो गया। अब ये जो है अवतल लेंस में क्या होता है कि यहाँ प्रकाशीय बिंदु है और ये मुख्य अक्ष के जो समानांतर जाती है, यहाँ से ये विचलित हो जाती है इधर, और यहाँ पर ये जो है यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये हो गया फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु और ये प्रकाशीय बिंदु के बीच के, प्रकाशीय केंद्र के बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। तो अब जो है कि हो गया। अब लेंस की क्रिया पढ़ते हैं, उसके बाद में लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब पढ़ेंगे। लेंस की क्रिया में दो चीज हम देखते हैं, दो या तीन चीज। लेंस की क्रिया क्रिया अब इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस के लिए लिया जाए। उत्तल लेंस में अगर कोई वस्तु, अगर कोई प्रकाश किरण इसके प्रकाशीय बिंदु से, प्रकाशीय बिंदु के से होकर गुजरती है, तो ये बिना किसी विचलन के, बिना मुड़े ये बाहर निकल जाती है। ये पहला नियम है। दूसरा जो है कि अगर यह कोई किरण जो है यहाँ पर बना है, जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो यह जो है फोकस से होके गुजरती है, तथा जब यह फोकस से होकर गुजर जाती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यही तीन नियम है, इसके तीन क्रियाएं हैं कि पहला, जो प्रकाशीय बिंदु से होकर गुजरती है प्रकाश किरणें, वह अपवर्तन के बाद बिना विचलन के बाहर निकल जाती है, और जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वह अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और जो फोकस से होके जाती है वह जो है अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, उत्तल उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अगर उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में अगर वस्तु जो है अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो, तो यह इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है।
ये फोकस से होके गुजरता है तो ये फोकस पे इसका प्रतिबिंब बनता है जब अनंत पर होता है। दूसरा जो है और वस्तु से छोटा और वास्तविक बनता है। यहाँ पर दूसरा, जब वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, सी और एफ, ये सी इक्वल टू 2f भी लिख सकते हैं, यहाँ 2f। तो अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो इसका प्रतिबिंब देखिए कि एक यहाँ से आएगा जो फोकस से होके गुजरेगा, और एक जो है प्रकाशीय केंद्र से होके गुजरता है, जिसको जो ये सीधा निकल जाता है। तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक वस्तु से बड़ा और उल्टा बनता है। तीसरा नंबर, सी, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इसका प्रतिबिंब जो है ये एक फोकस से होकर गुजरता है और एक जो प्रकाशीय बिंदु से होकर गुजरता है, और ये दोनों जो है वक्रता केंद्र पर ही मिल जाते हैं। तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक बनता है। 4 नंबर में जो है अगर प्रतिबिंब वस्तु जो है एफ और सी, वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तब इसका प्रतिबिंब जो है एक तो आएगा जो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाता है, और एक फोकस से होकर जाता है। तो ये इसका प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। 5 नंबर में है 5 नंबर में अगर वस्तु जो है फोकस पर हो, वस्तु फोकस पर होता है, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो एक जो है मुख्य अक्ष के समानांतर से जो फोकस से होके गुजरेगा, और एक जो है प्रकाशीय बिंदु से होके गुजरेगा। तो ये दोनों जो है बिल्कुल जो है समानांतर रेखाएं हो जाती है, तो ये कहीं पर मिलेगी नहीं, इसलिए कहा जाता है कि इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब जब है 6 नंबर में वस्तु जो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, मतलब प्रकाशीय बिंदु और फोकस के बीच होता है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो एक जो है फोकस से होकर गुजर जाएगा और एक जो है ऐसे गुजरेगा प्रकाशीय केंद्र से। तो ये इधर जो है ये जो है फैलता जाएगा, तो इधर तो मिलेगा नहीं। तो ये जब इसको जब अपोजिट दिशा में ऐसी करते हैं तो ये आके यहाँ पर मिल जाता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उसी क्षेत्र में बने काल्पनिक बनेगा। ठीक है, वस्तु के साइड में ही बनेगा, काल्पनिक बनेगा।
अब है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहाँ पे एक अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बना देते हैं। उत्तल हो गया, अब अवतल में अवतल, ठीक है। ये हो गया फोकस, ये वक्रता केंद्र, और ये फोकस, और यहाँ पर वक्रता केंद्र। कहीं भी वस्तु रहता है तो इसका प्रतिबिंब जो है एक ऐसे और एक जो है प्रकाशीय बिंदु से होके जाता है, और यह जो है ये फोकस से होके गुजरता हुआ प्रतीत होता है। तो ये दोनों का कटान यहाँ पर आ गया। तो काल्पनिक और वस्तु के साइड, वस्तु के ही दिशा जो है दर्पण से वस्तु जिस साइड में रखा गया है उसी साइड में बनेगा, छोटा और काल्पनिक बनता है, छोटा और काल्पनिक बनता है। तो इस प्रकार जो है दर्पण में प्रतिबिंब का बनना ये हो गया इसका किरण आरेख। अब हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं या दर्पण सूत्र। अब कौन से कहाँ पर होता है, तो हम चिन्ह परिपाटी में दो चीज जाने कि फोकस, उत्तल लेंस का फोकस बिंदु। चिन्ह परिपाटी में जैसे हम जो है ना एक नंबर लाइन जो लेते हैं, इधर प्लस होता है और इधर प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है और इस साइड में माइनस होता है। तो ये माइनस वाला साइड जो है, अब ये यहाँ पर जो दर्पण ले लिया जाए तो क्या होता है कि वस्तु वस्तु का बिंब जो होता है ये वास्तविक लेते हैं और प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है। जबकि वस्तु या वास्तविक है, वस्तु के क्या बोलते हैं कि ये जो है उत्तल लेंस का फोकस बिंदु प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस का फोकस बिंदु जो है निगेटिव होता है। उत्तल लेंस का फोकस बिंदु पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का फोकस बिंदु नेगेटिव होता है। तो ये चिन्ह परिपाटी है। आइए यहाँ पर हम दर्पण के सूत्र, लेंस के सूत्र जो है कह रहा है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये दर्पण सूत्र कहलाता है। इसके बाद है आवर्धन। आवर्धन कहता है कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु के दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन इक्वल टू, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को हम आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को हम आवर्धन कहते हैं। तो इसमें जो क्या होता है कि मुख्य अक्ष के हमेशा वस्तु को ऊपर रखा जाता है, तो वस्तु जो है हमेशा जो है वास्तविक, इसको प्लस से शो करते हैं, ये हमेशा वास्तविक होता है। जबकि ये प्रतिबिंब जो होता है कभी कभी ये प्रतिबिंब अवतल में वास्तविक होता है, कभी काल्पनिक होता है। तो जब आवर्धन पॉजिटिव होगा तो वास्तविक होता है और निगेटिव होगा तो काल्पनिक होता है। ये वस्तु तो हमेशा वास्तविक होता है, लेकिन प्रतिबिंब जो होता है जब पॉजिटिव होगा तो वास्तविक होता है, नेगेटिव होता है तो काल्पनिक होता है। यहाँ पर ये पढ़ लिए। अब जो है आवर्धन, लेंस की क्षमता
लेंस क्षमता, इसको डायप्टर से मापते हैं। डायप्टर डायप्टर से मापा जाता है, लेकिन डायप्टर जो है ये प्रचलित मात्रक है, ये सही मात्रक नहीं है। डायप्टर इक्वल टू होता है 1/f, डी इक्वल टू होता है 1/f। अगर अगर ये फोकस दूरी मीटर में हो, फोकस दूरी मीटर में होता है, यानी 1 मीटर फोकस दूरी हो तो उसका पावर जो है 1 डायप्टर होता है। 1 मीटर फोकस दूरी का पावर 1 डायप्टर होता है। तो अब यहाँ पर जो है फोकस दूरी तो अब ये 1/f है, डायप्टर इक्वल टू 1/f है, तो यानी 1/मीटर को हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो d इक्वल टू हो जाएगा 1d इक्वल टू 1ms माइनस, जब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, इसका चिन्ह बदल जाता है। तो 1 डायप्टर इक्वल टू 1m, तो ये जो है 1m माइनस, ये जो है एसआई मात्रक है, इसका लेंस का ये जो एसआई मात्रक 1m1 यहाँ पर लिखते हैं 1m1, ये जो है लेंस का एसआई मात्रक है। ऐसे जो है इसको डायप्टर में मापते हैं, डायप्टर इक्वल टू 1/f होता है। अब ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो यह जो है ये फोकस पर निर्भर करता है। अगर फोकस पॉजिटिव होगा तो क्षमता उसकी पॉजिटिव होगी, और फोकस जो है नेगेटिव होगा तो उसकी क्षमता नेगेटिव होगी। तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो है पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है। इसका इस साइड में होता है, जबकि ये इस साइड में होता है फोकस दूरी। ठीक है, यानी जब समानांतर किरणें आती है तो ये फोकस से होकर गुजरती है, और ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो इसका फोकस दूरी इस साइड में हो जाता है। तो अवतल लेंस का जो ये क्षमता होगा, लेंस का क्षमता, वो माइनस में आता है और उत्तल लेंस का प्लस में। तो इस प्रकार जो है ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। अब इसका जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंशिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है इसको सिद्ध किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर इसका सूत्र लिख दिए और इस पर जो है क्वेश्चन बनेगा। तो आप जो है आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए और अपना जो है क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।